हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स विच आर बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 18 और आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट इतनी बड़ी है कि पूरा मेरा हाफ बोर्ड यहाँ पर कवर हो गया है। इनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ना समझना ही सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। Suppose that the reliability of a HIV test is specified as follows। कोई लैब है और उसमें HIV एड्स के लिए HIV का हमारा जो टेस्ट होता है उसकी रिलायबिलिटी यानी उसकी विश्वसनीयता यानी वो कितना सही है टेस्ट या कितना गलत है, वो इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ध्यान से समझें। ऑफ पीपल हैविंग HIV, उन लोगों को जिनको वास्तव में HIV है, बीमार हैं वो, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। अगर मतलब वो पहले से ही बीमार हैं, उनको HIV है और वो अपना टेस्ट कराते हैं तो 90% ऐसे केस हैं जिनमें उनकी बीमारी डिटेक्ट हो जाती है, पकड़ी जाती है, बट 10% गो अनडिटेक्टेड। लेकिन 10% ऐसे हैं जो बीमार होने के बावजूद भी, टेस्ट कराने के बाद भी उनका नहीं पकड़ा जाता। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग कोरोना से पीड़ित हैं या HIV की जगह आप कोरोना लगा लो, कोरोना से पीड़ित है तो 90% तो पकड़ा जाता है, लेकिन 10% ऐसे केस भी होते हैं कि जिन्हें कोरोना के सारे सिम्टम्स हैं फिर भी उनका कोरोना डिटेक्ट नहीं हो रहा। क्लियर है? आगे बढ़े। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV। फ्री ऑफ HIV का मतलब जिनको HIV नहीं है। मैं फिर बोलती हूँ, हम यहाँ कोरोना लगा लेते हैं कि कोरोना से फ्री है, उनको कोरोना नहीं है। 99% ऑफ द टेस्ट्स आर जज्ड HIV नेगेटिव। उन्हें पहले से ही बीमारी नहीं है और 99% लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है, बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। लेकिन फिर भी वहाँ भी गलती हो रही है। 1% उनको बीमारी नहीं है, फिर भी 1% केस ऐसे दिख रहे हैं जिनको बीमारी शो कर दी गई है। क्लियर? बात समझ आई? हमारे पास एक भाई देश है, एक कंट्री है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, HIV लगा लो, कोरोना लगा लो, कोई बीमारी लगा लो, या तो वो बीमार है या वो बीमार नहीं है। क्लियर है? जो बीमार नहीं है उन्होंने टेस्ट कराया तो 90% की रिपोर्ट तो ठीक आई, 10% की गलत आई। जो लोग बीमार हैं उनकी 99% की रिपोर्ट तो ठीक आई, लेकिन 1% की रिपोर्ट उनकी भी गलत आई। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आई? आगे बढ़ूँ। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, समझ लो हमारा इंडिया, ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। उस पॉपुलेशन में केवल इतने परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें, इसके डिवीजन में हम 100 लगा देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि केवल इतने % लोगों को HIV है। उस पॉपुलेशन में से 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक आदमी को चुना गया है। ठीक है, एक बार हम इसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। ये पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन में से ये पूरा इंडिया है, मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है, इसमें से 1 पर्सन चूज किया गया है, 1 पर्सन चूज किया गया है। ठीक है, 1 पर्सन चूज किया गया है तो 2 बातें होंगी, यहाँ लिखती हूँ मैं, बल्कि 1 पर्सन चूज किया गया है तो 2 बातें होंगी, या तो वो बीमार है या वो बीमार नहीं है। तो या तो वो HIV पॉजिटिव है, बीमार है, तो बीमार को मैंने मान लिया E1 और बीमार नहीं है तो E2। वही बातें होंगी भाई, किसी बंदे को रैंडमली आप पिक कर रहे हो तो या तो उसको वो HIV है, कोरोना है, जिस भी बीमारी के लिए आपने उसका टेस्ट करना है वो या तो बीमार पाएगा या वो बीमार नहीं पाएगा। तो 1 पर्सन को सिलेक्ट किया गया, गिवन द HIV टेस्ट, उसने टेस्ट करवाया एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एज HIV पॉजिटिव। और जो पैथोलॉजिस्ट है, जो लैब वाला बंदा है, उसने उसको पॉजिटिव दिखा दिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैव HIV? गॉट इट?
भाई जिस पर्सन को हमने सिलेक्ट किया वो एक्चुअली HIV पॉजिटिव है या वो एक्चुअली HIV पॉजिटिव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसका टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो उसकी रिपोर्ट थी उस बंदे ने क्या कह दिया कि उसकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, उसकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, तो इस बात को हम ए मान लेते हैं, इस बात को हम ए मान लेते हैं। क्लियर है। अब बंदे को सिलेक्ट कर लिया, इसको ले लो E1 बंदे को सिलेक्ट किया जो कि पहले से बीमार है और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। वो एक्चुअली बीमार है और बीमार होने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो जो बीमार हैं उनमें से 90% की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 90/100। ठीक है। और दूसरा केस क्या होता है कि वो बंदा बीमार नहीं है फिर भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो बंदा बीमार नहीं है, फ्री है, फिर भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो वो 1% है। ठीक है। और E1 और E2 हमारे क्या हैं कि या तो वो बंदा बीमार है या वो पर्सन बीमार है या वो पर्सन बीमार नहीं है, तो ये हमारी वो प्रोबेबिलिटी है कि पूरी पॉपुलेशन में 0.1% तो बीमार हैं। ठीक है। ए पर्सन एक्चुअली इल या एक्चुअली वो पॉजिटिव है और दैट इज नॉट इल। भाई दो ही तो बातें होंगी। मैंने जिस पर्सन को हमने सिलेक्ट किया कि भाई तू टेस्ट दे दे, तुम टेस्ट कराओ, तो या तो वो इल है या वो इल नहीं है। अगर वो इल है तो प्रोबेबिलिटी 0.1% और अगर वो इल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 0.1%। मैं सिर्फ रैंडमली समझा रही हूँ अभी आपको। तो A/E1 का मतलब वो बीमार था और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, तो 90% यानी 90/100। वो बीमार नहीं था फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो दैट इज 1%। सब चीज़ें अब आपके पास हैं। आपने निकालना क्या है कि एक पर्सन को हमने सेलेक्ट किया, उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ चुकी हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली HIV था उसको, यानी कि वो वास्तव में बीमार था, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हमने फाइंड करना है। तो इसे अब हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर आपको देखो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप मुझे लिखें ज़रा। ठीक है। तो देखते हैं अब हम आगे। ये देखो सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका कि सबसे पहले काम क्या हुआ है कि 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक पर्सन को चूज किया गया है, तो आप इसको भाई जिसको चूज किया गया तो वो बीमार है या वो बीमार नहीं है। बिकॉज 1 पर्सन इज चूजन, 1 पर्सन इज चूजन, तो 2 केसेस अराइज हैं, 2 केसेस अराइज, तो उनको हम नाम दे देते हैं। लेट E1 बी द इवेंट। लेट, जो मैं बातें बोल रही हूँ थोड़ा सा आप वीडियो को स्लो करके उनको लिख लीजिएगा। लेट E1 बी द इवेंट दैट पर्सन इज एक्चुअली हैविंग HIV। पर्सन इज एक्चुअली हैविंग HIV, यानी कि उस पर्सन को वास्तव में HIV है। E2 केस क्या हो जाएगा कि पर्सन इज नॉट हैविंग HIV। भाई या तो उसको वो बीमार है या वो बीमार नहीं है। तो पहले तो इन्हीं की प्रोबेबिलिटी देखो। अब आप E1 की प्रोबेबिलिटी, हमने पॉपुलेशन में से एक बंदा लिया, एक पर्सन लिया और उसको प्रोबेबिलिटी वो पॉजिटिव है, तो एक लार्ज पॉपुलेशन में केवल 0.1% ही पॉजिटिव है, तो वो वास्तव में बीमार है। इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.1% है। 0.1% का मतलब 1/10% है। डेसिमल हटा दी मैंने। अब परसेंट हटाने के लिए बाई में 100 आ जाएगा, तो 1/1000 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। E2 का मतलब उस पर्सन को HIV नहीं है, तो 1 - 1/1000। क्यों? क्योंकि ये एक पार्टीशन बन रही है हमारे सैंपल स्पेस की कि या तो बंदा बीमार है या वो बीमार नहीं है। तीसरा कोई केस बनता ही नहीं है, तो 1 - 1/1000 जो कि 999/1000 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये इवेंट अक्कर हुआ कि एक पर्सन सेलेक्ट हुआ, उसका टेस्ट हुआ और पैथोलॉजिस्ट ने उसको पॉजिटिव बता दिया। तो लेट ए बी द इवेंट, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखें आप इसको। लेट ए बी द इवेंट दैट, जिस पर्सन का टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, दैट वहीं से लिख दो उसी भाषा को कि दैट पैथोलॉजिस्ट
that pathologist report the person as HIV positive, that pathologist report the person positive। ठीक है भाई, इस बात को आप सिंपल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट ए बी द इवेंट दैट पर्सन सेलेक्टेड, दैट पर्सन सेलेक्टेड यानी जिस व्यक्ति को हमने चूज किया है इज डायग्नोज्ड पॉजिटिव, इज डायग्नोज्ड पॉजिटिव। ये थोड़ी सी टेक्निकल भाषा हो जाती है, नहीं तो आप यूं कि यूं अपनी बुक से आप उठा सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। E1 बाय ए तो हमने निकालना है, तो पहले तो हम A बाय E1 निकालेंगे। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ तो हमारी निकल चुकी हैं, E1 की भी और E2 की भी। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। A बाय E1 का क्या मतलब है? E1 पर्सन बीमार है, ए रिपोर्ट भी बीमार ही आई है, उसकी रिपोर्ट भी उसको बीमार शो कर रही है। तो यहाँ क्या मतलब है कि पर्सन सिलेक्टेड, पहले तो पर्सन सिलेक्ट हुआ है ना, पर्सन सिलेक्टेड इज HIV पॉजिटिव एंड फिर उसका जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव आ रही है। ए का मतलब उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है। एंड इज डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव, एंड इज डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव। भाई वो पहले से ही पॉजिटिव था और फिर उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, तो ये हो गई A बाय E1 की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कहाँ है? अब ऊपर हमने देखना है कि जिनको वास्तव में HIV है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो वो 90% है। तो 90% का मतलब हो गया बेटा 90 बाय 100, दैट इज 9 बाय 10। गॉट इट? अब हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 पे कि जिस पर्सन को सिलेक्ट किया गया वो एक्चुअल में बीमार नहीं था, उसको कोई HIV नहीं था, लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो उस बात को आप कैसे लिखोगे कि पर्सन सिलेक्टेड इज HIV नेगेटिव बट डायग्नोज्ड पॉजिटिव। डायग्नोज्ड यानी कि जो पैथोलॉजिस्ट था उसने बोल दिया कि भैया तेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है। क्लियर? भाई तो वो बीमार नहीं था बेचारा, फिर भी उसको बीमार बना दिया, उसको कोरोना नहीं था फिर भी कोरोना दिखा दिया। तो वो यहाँ है कि जिनको जो बीमार नहीं थे और फिर भी उनको पॉजिटिव दिखाया, नेगेटिव तो 99%, तो 1% आ जाएगा। तो वो प्रोबेबिलिटी आपकी जो A बाय E2 की प्रोबेबिलिटी आती है वो 1% है, यानी कि 1 बाय 100 है। यहाँ तक की कहानी समझ आई आपको? ये E1 की प्रोबेबिलिटी, ये E2 की प्रोबेबिलिटी, ये A बाय E1 की और ये A बाय E2 की। अब हमने फाइंड क्या करना है कि जिस पर्सन को सिलेक्ट किया गया, उसका टेस्ट किया गया और उसको रिपोर्ट को पॉजिटिव बता दिया गया A, वो वास्तव में बीमार था। तो अब मैं इसको यहाँ ये सारी बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो डायरेक्ट मैं अब इसको बेस थ्योरम से लिखती हूँ कि जिस पर्सन को सिलेक्ट किया गया और वो एक्चुअल में बीमार था तो E1 बाय A हमने फाइंड करना है। यहाँ आप बेस थ्योरम लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का समीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। पुट द वैल्यूज़ एंड सॉल्व। तो इसके लिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इनको इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अब आपको मेरे ख्याल से स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। इतनी लेंथी स्टेटमेंट सिर्फ मैं इसलिए लिखती हूँ कि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझा सकूँ। स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा प्रोबेबिलिटी के लिए। तो वहाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, पुट द वैल्यूज़। E1 की प्रोबेबिलिटी है भाई 1 बाय 1000, 1 बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय A बाय E1। तो A बाय E1 देख लो भाई कितना है 9 बाय 10 डिवाइडेड बाय यही चीज़ यही चीज़ एक बार फिर से आ जाएगी 1 बाय 1000 इंटू 9 बाय 10 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 999 बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा हमारा 1 बाय 100। और अब ये कैलकुलेशन देखो, इसमें तो डेसिमल में कर रखा है, आपने अपनी सॉल्व कर लेनी है, काफ़ी लंबा पड़ेगा वैसे ये। तो ये हो जाएगा 9 बाय 10,000, 9 बाय 10,000 और 999 बाय
1 लाख, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सारा अपना सॉल्व कर लेना, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 90/1089 आ रही है। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर डेसिमल में बदलते हो तो इट इज 0.083 अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर? कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो भी। देखो इतनी कैलकुलेशन तो 12th क्लास के स्टूडेंट को आनी चाहिए। 9/10,000, 9/10,000 प्लस 999/1 लाख, नीचे 1 लाख एलसीएम ले लेना, रेसिप्रोकल कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19, और उसकी स्टेटमेंट अब मैं यहाँ राइट करने नहीं जा रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक की हेल्प ले लीजिएगा। इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चरर्स बोल्ट्स, एक फैक्ट्री है जिसमें बोल्ट बन रहे हैं, नट बोल्ट होते हैं ना, नट बोल्ट, ठीक है, किसी भी चीज़ को कसने के लिए तो बोल्ट्स बन रहे हैं। मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चरर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट्स। हम थोड़ा सा इसको डायग्राम की हेल्प से कर लेते हैं। भाई एक फैक्ट्री है, क्लियर है, एक फैक्ट्री है, स्टेटमेंट को ले लेते हैं। उस फैक्ट्री में बोल्ट बन रहे हैं और 3 मशीनें हैं, या तो मशीन ए बी और सी, तीनों ही मशीनें बोल्ट बनाने का काम कर रही हैं। पहली मशीन पूरे प्रोडक्शन का 25% बोल्ट बनाती है, सेकंड मशीन 35% बनाती है और थर्ड मशीन 40%। मतलब अगर उस कंपनी में 100 बोल्ट बन रहे हैं, 100 बोल्ट बन रहे हैं तो 25 इसमें से बन रही, ये वाली मशीन बना रही है, ठीक है। ये मशीन है भाई, ध्यान रखना, ये मशीन है, MAC मशीन्स हैं ये तो, और ये 35 और ये 40 बोल्ट बना रही है। क्लियर है यहाँ तक? ऑफ देयर आउटपुट्स, ऑफ देयर आउटपुट्स, किन की आउटपुट? इन मशीनों की, इन मशीनों ने जो प्रोडक्शन किया उसमें से 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। रिस्पेक्टिवली भाई पहली मशीन ने जितने भी बोल्ट बनाए उनमें से 5% डिफेक्टिव निकल आए। क्लियर? सेकंड मशीन ने जितने भी बोल्ट बनाए उनमें से 4% डिफेक्टिव निकल आए और थर्ड मशीन ने जितने भी बोल्ट बनाए उनमें से 2% डिफेक्टिव निकल आए। क्लियर है यहाँ तक? ये है आपकी स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब कंपनी ने अपना सारा प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठा कर लिया और उसमें से हमने एक बोल्ट हाथ में लिया एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। क्लियर है? बात समझ आ रही है कि ए बोल्ट इज चूजन, ए बोल्ट इज चूजन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। इस बात पे ध्यान दो, एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव निकला। कंपनी ने सारा प्रोडक्शन एक जगह पूरा लॉट लगा दिया और उसमें से हमने एक बोल्ट लिया तो वो डिफेक्टिव था, खराब था। क्लियर है? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, कि उसको मशीन बी ने बनाया था। भाई पहले ही डिफेक्टिव बोल्ट मिल गया तो ए हो गया इवेंट। ठीक है, बोल रखा है आपको कि जो ये यहाँ दिया गया तो इसको ए बनाना है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट दिस बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा है, हम जल्दी से करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेते हैं कि भाई जो हमारी प्रोडक्शन चल रही है, लेट इवन बी द इवेंट दैट बोल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। बोल्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। इवेंट इवन हो गया, E2 हो गया, मशीन बी ने बनाए हैं, E3 हो गया, मशीन सी ने बनाए हैं। तो बेटा जी E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 25%। परसेंट का मतलब 25/100 यानी 1/4। E2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 35/100 यानी 5 7 जा 5 2 जा एंड 0। और बेटा E3 की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 40/100 2/5। ये तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, डिसजॉइंट हैं और इन 3 केस के अलावा कोई केस बनता नहीं है। तो E1 E2 E3 मेक्स अ पार्टीशन
ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा इस चीज़ का कोई असर पड़ता नहीं है, तो मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ कि ये हमारी पार्टीशन बन चुकी है। अब हमने एक बोल्ट चूज़ किया और वो डिफेक्टिव पाया, तो लेट ए बी द इवेंट दैट अ डिफेक्टिव बोल्ट इज चूजन, ए डिफेक्टिव बोल्ट इज चूजन। पहले तो हमने एक बोल्ट चूज़ किया किसी भी मशीन से, और वो इवेंट, वो बोल्ट हमारा क्या हो गया कि जो है वो डिफेक्टिव है, द बोल्ट इज़ डिफेक्टिव, बल्कि ये लिखो आप इसको। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि ये तो आ गया 2/5, लेट ए बोल्ट इज चूजन रैंडमली। सबसे पहले तो ये लो, लेट ए बोल्ट इज चूजन रैंडमली। रैंडमली का मतलब होता है कि हर बोल्ट के चूज़ किए जाने की इक्वल चांसेस हैं। तो ये यहाँ तंग कर रहा है, इसको स्मॉल ले लो। ए बी द इवेंट दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, अभी हमने बोल्ट तो चूज कर लिया, अब भैया वो निकल आया डिफेक्टिव, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। अब 3 केस बनते हैं क्या भाई, कि सबसे पहले हमने इवन का मतलब पहली मशीन के बोल्ट्स लिए और उनमें से हमें कोई डिफेक्टिव बोल्ट मिला, तो 5% का मतलब 5/100 दैट इज़ 1/20। या फिर भैया हमने ऐसा किया कि सेकंड मशीन चूज़ की, उसमें से डिफेक्टिव बोल्ट हमने निकाला, तो दैट इज़ 4/100 यानी कि 1/25। आप चाहो तो इस 100 को थ्रू आउट ऐसे भी रख सकते हो, ताकि लास्ट में जब हम एलसीएम वगैरह ले तो हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। और थर्ड हो गया E3 A/E3 यानी कि भाई 2/100 दैट इज 1/50। क्लियर है, E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटीज ये आ गई, A/E1 A/E2 A/E3 की ये आ गई। करना क्या है कि डिफेक्टिव बोल्ट ऑलरेडी चूज कर लिया गया है, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी ने बनाया है, यानी मशीन बी का मतलब बात कर रहे हैं हम E2 की, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। तो अब हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, वी विल यूज़ बेज थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2। और अब तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए इतने सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3। पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व। जल्दी से वैल्यूज में रख देती हूँ। दिस इज 1/4। तो बेटा देखो 1/4 नहीं E2 है ना, E2 है, 1 मिनट, E2 का मतलब है 7/20। ध्यान से रखनी है भाई, वैल्यूज बड़े ध्यान से रखनी है। 7/20 और A/E2 का मतलब है 1/25। ठीक है, अगर आप इनको यहाँ पर कट नहीं करते हो तो आपको एलसीएम लेना इजी भी हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। E1 का मतलब है भाई 1/4 इंटू 1/20 प्लस आगे चलते हैं 7/20 इंटू 1/25 और प्लस 2/5 इंटू 1/50। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर आएगा 7/500, 25 दूनी 50, नीचे आएगा 1/80 प्लस 7/500 प्लस 2/250। नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, ऊपर सॉल्व कर लेना, एंड यू विल गेट द आंसर। आपकी बुक में डेसिमल में किया गया है, मैं प्रेफर करूँगी कि आप डेसिमल में ना करो, क्योंकि बहुत से बच्चों को डेसिमल की प्रोडक्ट में गलतियाँ वो ज़्यादा करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 28/69। एग्जाम्पल नंबर 20, फिर से मैं स्टेटमेंट आपके लिए रीड कर रही हूँ। ए डॉक्टर इज़ टू विजिट अ पेशेंट। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को विजिट करने जाना है, यानी उसको चेक करने जाना है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि वो डॉक्टर पहले भी आता था उनके पास, तो उससे पता चलता है कि इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। ध्यान दें मेरी बात पर कि वो डॉक्टर 4 तरीके से आ रहा है। तो E1 हमने इवेंट ले लेना है कि डॉक्टर, इट इज़ नोन दैट ही विल कम, डॉक्टर विल कम
बाय, सबसे पहले इन्होंने लिया है ट्रेन, डॉक्टर ट्रेन से आता है, ठीक है। E2 बी द इवेंट दैट डॉक्टर विल कम बाय बस, E3 बी द इवेंट दैट डॉक्टर विल कम बाय स्कूटर, स्कूटर की हेल्प से आएगा। और E4 का मतलब है एनी अदर मीन, अदर मीन का मतलब भाई कार हो सकती है, पैदल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात? डॉक्टर पेशेंट को विजिट करने आ रहा है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। चारों के अलावा और कोई साधन नहीं, या तो बस से आएगा, या ट्रेन से आएगा, या स्कूटर से, या किसी और साधन से आएगा। किसी और में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, तो इन चारों के अलावा और कोई केस बचता नहीं है। और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमें रिस्पेक्टिवली गिवन है कि वो डॉक्टर ट्रेन से विजिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। वो डॉक्टर बस से विजिट करेगा पेशेंट को, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। द डॉक्टर विल विजिट बाय स्कूटर, तो बेटा जी इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। एंड द डॉक्टर विल विजिट बाय एनी अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज 2/5। क्लियर है यहाँ तक? ये 4 हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ध्यान देना है। आगे क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3 एंड 1/12 इफ इट कम बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली। मतलब वो ट्रेन से आ रहा है तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट आएगा, बस से आने पर लेट आने की प्रोबेबिलिटी, स्कूटर से आने पर लेट आने की प्रोबेबिलिटी, और अगर किसी और साधन से आता है तो वो कभी लेट नहीं हो रहा, यानी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ लिखना चाहूँगी कि व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, व्हेन ही अराइव्स ही इज, When he arrives he is late, वो देर से आया है, तो ये हमारा ए इवेंट हो जाएगा कि डॉक्टर कम्स लेट, डॉक्टर लेट आ रहा है, ये इवेंट है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया है, लेट तो वो आ चुका, लेट तो वो आ चुका, अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया है। अब आप पहले अपनी स्टेटमेंट को और पढ़ो दोबारा से कि द प्रोबेबिलिटीज, ध्यान देना, एक लाइन मैं यहाँ लिख देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर विल बी लेट इफ ही कम्स बाय ट्रेन, इफ ही कम्स बाय ट्रेन, मैं केवल ट्रेन की बात कर रही हूँ कि डॉक्टर विल बी लेट इफ ही कम्स बाय ट्रेन, तो कितनी दे रखी है 1/4, ये हमें दे रखी है 1/4। इसको मैं कैसे लिखूंगी कि डॉक्टर ट्रेन से आया यानी E1 और फिर लेट हुआ तो ए, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। डॉक्टर बस से आया E2 फिर लेट हुआ तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/3। डॉक्टर स्कूटर से आया, ठीक है, डॉक्टर स्कूटर पे आया और फिर लेट हुआ तो प्रोबेबिलिटी है 1/12। एंड इफ ही विजिट बाय एनी अदर मीन, और किसी और तरीके से वो आ रहा है यानी E4, तो वो कभी भी लेट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, लेट नहीं है वो। क्लियर है यहाँ तक? आपको सब कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर भी पेशेंट को विजिट कर रहा है तो इन 4 तरीकों से वो आ रहा है, तो चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, कोई दिमाग खर्च नहीं करना। अब उसने कहा कि वो डॉक्टर लेट आया, अब उसने पहले ही बोल दिया कि अगर ट्रेन से आता है तो लेट होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, बस से इतनी है, स्कूटर से इतनी है और अदर मीन से इतनी है। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से समझें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। भाई वो लेट तो हो चुका है, ध्यान दें, लेट तो हो चुका है, इस लेट तो हो चुका है यानी ए इवेंट तो अक्कर हो चुका है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया होगा, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करनी है। यहीं पर समझा देती हूँ मैं आपको, इधर ले लेती हूँ, चलिए। नाउ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हम कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं कि नाउ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर
डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन, डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा इजी इसमें बताऊं। डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन गिवन दैट ही इज ऑलरेडी लेट, ही इज ऑलरेडी लेट, वो पहले ही लेट हो चुका है। तो ये हो जाएगा E1 बाय ए। यहाँ बेस थ्योरम का रेफरेंस आपने दे देना है कि आप इसको बेस थ्योरम से कर रहे हो, अभी बड़ा लंबा पढ़ने वाला है। तो ये हो जाएगा E1 इंटू ए बाय E1, और चार केस हैं तो मैं सिग्मा लगा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय EI, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, मैं वैल्यूज लिख देती हूँ। E1 का मतलब 1/4, नहीं उल्टा कर गई मैं। E1 का मतलब 3/10, E1 का मतलब 3/10, और A बाय E1 का मतलब 1/4 डिवाइडेड बाय देखो अब यहाँ 1 रखूंगी तो E1 इंटू A बाय E1, E1 का मतलब है बेटा जी 3/10 इंटू 1/4 प्लस E2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ 2 रखूंगी A बाय E2 तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस E3 का मतलब है 1/10 इंटू 1/12, 1/10 इंटू 1/12 प्लस ये हो जाएगा हमारा 0, 2/5 इंटू में 0 हमारा आ जाएगा। तो ये वाला केस तो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रह जाएगा 3/40 डिवाइडेड बाय भाई 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120, ये 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एंड योर आंसर इज 1/2, यानी हाफ प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आया है, लेट पहले ही हो चुका है। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 13.3 एंड ऑल्सो फॉर बेस थ्योरम। Example number 21, a man is known to speak truth 3 out of 4 times। एक आदमी है जो 4 में से 3 बार सच बोलता है, यानी एक बार झूठ भी बोल लेता है। He throws a die, वो एक डाई फेंकता है, किसी और को दिखाता नहीं है, and reports that it is a 6, और वो कह देता है कि भैया 6 आ गया। ठीक है, ध्यान से समझे बात को कि उसने डाई थ्रो की और उसने बोल दिया कि 6 आया है। अब क्या पता 6 आया है या नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हमें इसमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो पर्सन ने डाई को थ्रो किया और 6 आया, तो जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो भाई या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो इवन हमने इवेंट ले लिया कि लेट अ 6 अपीयर्स व्हेन वी थ्रो अ डाई, लेट अ 6 अपीयर्स व्हेन वी या वो पर्सन जो भी है थ्रो अ डाई, और E2 बी द इवेंट लेट ए 6 डज नॉट अपीयर, 6 नहीं आ रहा है। तो E1 का मतलब हो गया 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो कि 1/6 है। E2 का मतलब हो गया 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो कि 5/6 है। ए हमने बोला है कि उस पर्सन ने रिपोर्ट दी है, वो सच्ची है झूठी वो बाद में देखते हैं। तो ए हमने इवेंट लिया है कि पर्सन रिपोर्ट्स, भाई उस व्यक्ति ने कहा दैट इट इज़ अ 6, डाई थ्रो की, यहाँ लिख लेना पर्सन थ्रो द डाई। ठीक है भाई, ये बात आप यहाँ लिख लेना, पर्सन थ्रोज द डाई, उसने डाई को थ्रो किया और उसने रिपोर्ट किया कि ये 6 है। अब बात को ध्यान से समझें। E1 इवेंट अक्कर हुआ, भाई बंदे ने डाई फेंकी, 6 आया और उसने भी यही कहा कि 6 आया है। ध्यान से सुनना, E1 इवेंट अक्कर हुआ, 6 हमारा आया और उसने भी यही बोला कि 6 आया है। ठीक है, एक्चुअल में 6 आया और उसने भी कहा कि 6 आया, इसका मतलब वो सच बोल रहा है। इस चीज़ का क्या मतलब है कि हम किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि पर्सन रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6 व्हेन एक्चुअली 6 अपीयर्स, बिल्कुल
6 आया और उसने भी कहा कि 6 आया है, इसका मतलब हम किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि पर्सन स्पीक्स ट्रुथ। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। दूसरा केस क्या हुआ कि 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, फिर भी उसने बोल दिया कि भैया 6 नहीं आया। अब इस बात को आप यहाँ लिख लेना कि पर्सन रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6 व्हेन इट इज नॉट 6। एक्चुअली 6 डज नॉट अपीयर, एक्चुअली 6 डज नॉट अपीयर। तो इसका मतलब हो गया कि उस पर्सन ने सच नहीं बोला, ही स्पीक्स लाई। तो वो कितना हो जाएगा? 1 - 3/4 यानी कि 1/4। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन क्या है कि उसने हमें बोल दिया कि 6 आया है और वास्तव में 6 आया है। इस बात की अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि रिपोर्ट्स, उसने तो बोल दिया, रिपोर्ट दे दी भाई 6 आ चुका है, तो उसकी रिपोर्ट को हमने ए इवेंट माना है, और वास्तव में 6 आया है, उस बात को हमने क्या लिया है? E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हमने निकालना है, बेस थ्योरम हमने यूज़ करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सिंपल सा क्वेश्चन है अब आपका। E1 है 1/6, इंटू में उसने सच बोला है 3/4, 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। अब आप देखो ये 6 × 24, 6 × 4 = 24, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें बहुत ईजी पड़ता है। 3/24 प्लस 5/24, ये ऊपर आ गया 3/24, नीचे आ गया 8/24, और हमारा आंसर आ जाता है 3/8। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 13.3 बेस थ्योरम के सारे एग्जाम्पल्स। इनकी हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।